नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त सवाने उम्री और फिर एक दिन। आज इस खुद नविश्त का 25वां बाब 25th चैप्टर। इस खुद नविश्त में कुल 26 बाब हैं। इसका मतलब ये है कि कल ये खुद नविश्त पूरी हो जाएगी। आज 25वां बाब 25th चैप्टर में आपको सुना रहा हूँ। इसके बाद चूंकि 21 अगस्त को इस्मत चुगताई यानी इस्मत आपा की सालगिरह है, तो उस सालगिरह के दिन तक पहुंचने के लिए मैं आपको सुनाऊंगा उनका नॉवेलेट लघु उपन्यास दिल की दुनिया। कल यानी 14 अगस्त तक ये खुद नविश्त पूरी हो जाएगी और इसके पूरा होते होते मेरा दिल थोड़ा सा उदास भी हो रहा है कि ये सिलसिला थम जाएगा। खैर, हर चीज़ जो शुरू होती है वो कहीं तो ख़त्म होती है। तो 21 अगस्त इस्मत आपा की सालगिरह तक पहुंचने के लिए किस्तवार मैं आपको सुनाऊंगा उनका नॉवेलेट दिल की दुनिया। फिलहाल सुनिए नसीर साहब की खुद नविश्त और फिर एक दिन का 25वां बाब, जिसका उन्वान है आवाज की तलाश। आवाज की तलाश। दुबे जी ने अप्रत्याशित नाम का एक नया नाटक लिखा जिसमें अमरीश पुरी के साथ मुझे लेना चाहते थे। नाजायज रिश्तों के बारे में ये घिनौना लेख मुझे एक आंख नहीं भाया, लेकिन पोलैंड के बाद जिसे थिएटर के नाम से पहचानता था, वो काम दोबारा करने की चाह ने मुझे शामिल तो करा दिया, मगर बेदिली से। गुरुत्वस्की ने भले ही कोई खिड़की ना खोली हो, इतना ज़रूर सिखा दिया था कि दिन सपनों के पीछे भागने के बजाय जो कुछ है उसी से मुतमईन रहूं। उस नाटक में काम करते हुए यकीन पुख्ता हो गया कि अदाकारी का काम मुकम्मल तौर पर दूसरे अनासर पर कितना मुनहसर है। एक ही शख्स कभी बेहतरीन और कभी घिनौना काम कैसे कर लेता है, ये राज खुलने लगा और अच्छे बुरे में अदाकारों को बांटना नाइंसाफ़ी लगी। हालांकि इस पेशे में कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिन्हें बुरा कहना भी उनकी तारीफ होगी। किसी की भी अदाकारी इस बात से बन या बिगड़ सकती है कि किस तरह का रोल कराया जाता है, लिखा कैसे गया है, कैसी हिदायत दी जाती है और किस ढंग से किरदार पेश किया जाता है।
गलत लिखाई को एक्टर संभाल नहीं सकता, और अप्रत्याशित में ऐसे सीन के अलावा कुछ नहीं था। ये एक और नाकाम और खासी मनहूस पेशकश साबित हुई। कुछ शुबा सा होने लगा कि दुबे जी क्या वाकई इतने महान हैं जितना कहा जाता है। उनके काम में दुरुस्तगी और शिद्दत ज़रूर थी, और विजय तेंदुलकर के नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे की लाजवाब फिल्म जो उन्होंने बनाई, उसमें सुलभा और अरविंद देशपांडे से बहुत ऊंचे लेवल की अदाकारी करवाई थी। लेकिन जो दोनों नाटक मैंने तब तक उनके साथ किए थे, उनमें कोई गहरा तूलो अर्ज ढूंढना तो दूर, सरासर बेतुके लगे मुझे। मेरे काम के तरीके का वो जो मजाक उड़ाते थे, उनका एहतराम करके मुझे खामोशी से सहना पड़ा। वो साबित करने पर आमादा थे कि सच्चे जज्बात मंच पर किसी सीन को देखने के लायक नहीं बनाते हैं। ये समझने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। हर एक सीन में हर किरदार क्या करेगा, दुबे जी पहले ही तय कर लेते थे। अदायगी की दुरुस्तगी के अलावा अदाकार से उन्हें उम्मीद रहती थी कि जो हिदायत मिले उसमें मानी भरना उसका काम है। बिल्कुल अलकाजी की तरह दोनों दिग्गजों को एक दूसरे के काम और शख्सियत से आखिर तक बुग़्ज़ रहा। हालांकि अदाकारों पर दीवानावार चिल्लाने की दोनों को एक जैसी महारत हासिल थी। मेरा ख्याल था कि अदाकारी में कुछ भी तय करने से पहले सारे पहलू परखने चाहिए। 40 बरस के रियाज के बाद ये ख्याल यकीन बन चुका है। अलकाजी और दुबे दोनों के लिए ये परखना वरखना फजूल की बातें थीं। खुद अदाकारी करने में दोनों द्रोणाचार्य बराबर नाकारा सही, और तजुर्बे की बदौलत तकनीक की उनमें ऐसी अचूक समझ थी कि मंच पर क्या सही लगेगा क्या नहीं, वो फौरन पहचान जाते थे। फ़र्क ये था कि अलकाजी के बरक्स दुबे का सरोकार सीन की सतही खूबसूरती से नहीं, उसकी आंखों से था। दुबे जी से मुतासिर होने के बावजूद उनके साथ गिरीश कर्नाड का बली, महेश अलकंचवार का प्रतिबिंब और धर्मवीर भारती का अंधा युग भी मेरे लिए मायूस कुन तजुर्बे रहे। बिलाखिर जब मैंने दुबे के वली बर्नार्ड शॉ के नाटकों विलेज वूइंग डॉन, डियर लायर और यॉन इन हेल में उनके साथ काम किया, तब जाकर उनके सुर पकड़ में आए और मैंने जाना कि शैली की सलाहियत और ज़बान की रवानी पर उन्होंने हमेशा जो जोर दिया था वो महज मनमानी नहीं। मंच पर ये बातें उतनी ही लाजमी हैं जितने वो सच्चे जज्बात जिनकी मुझे हमेशा ललक रही। दुबे का कहना था कि आला शायरी की तरह शॉ के गद्य में सारे जज्बात अल्फाज में मौजूद हैं। उन्हें बोलते वक्त कलई की नहीं, तलफ़्फ़ुज़ के पाकीज़गी की ज़रूरत है। आलमी शोहरत या उसके कजी की वजह से शेक्सपियर को इतना नहीं मानते थे जितना शॉ को। शेक्सपियर को किसी को नाक सिकोड़ते मैंने पहली बार देखा, मगर लगा दुबे की बात में दम है। बेशक शेक्सपियर ने खुद से जूझते किरदारों के जहनी और रूहानी मसले अजीम शायरी में पेश किए, पर उनके नाटकों की कहानियों को आप शायद ही बेहतरीन कह सकते हैं।
बल्कि उन्हें पेशतर ही पता चल जाता है कि अगला मोड़ क्या होगा। उनके काफ़ी नाटक पुरानी तख्लीक़ात या दास्तानों की नकल हैं और कई में उन्होंने तारीख़ का भी ज़्यादा लिहाज नहीं किया। दुबे जी की मंतिक सही थी या नहीं फैसला नहीं कर पाया, पर यह सवाल ज़रूर उठा मन में कि शेक्सपियर की किसी भी कॉमेडी पर हंसी क्यों नहीं आती। इस बात से भी इनकार नहीं कर सका कि उनके ट्रेजेडी या तारीखी नाटकों में भी कहीं किसी समाज की सही पेशकश या किसी शख्स के बारे में कोई गहरा व्यक्तित्व है ही नहीं। उनके सारे नाटक ऐसे नतीजे की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर यकीन पर बोझल होता है, मगर जिसमें भरपूर नाटकीय मनोरंजन ज़रूर है। शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्म वालों ने जमकर उनके नाटकों के खजाने लूटे। हिंदी सिनेमा का ऐसा कोई सतही जुमला या फॉर्मूला नहीं है जो शेक्सपियर से ना लिया गया हो। सोचने की बात है कि शेक्सपियर के मशमूलात के बिना हिंदी सिनेमा कैसा होता। सबसे पहले जो क्लास 9 में जूलियस सीजर पढ़ा था मैंने, उसे मंच पर करने की तब से तमन्ना थी। शेक्सपियर के ज़्यादातर नाटकों की तरह वो एक ही किरदार के मसलों के बारे में नहीं है। न उसमें औरत मर्द का भेष बदलती है, न मर्द औरत का। और उसकी सारी रचनाओं में रोमियो और जूलियट को छोड़कर जूलियस सीजर में भारत के सियासी और समाजी हालात से काफ़ी मुमासलत है। लिहाजा उसका फेरबदल करने की भी ज़रूरत नहीं लगी। खुद उसे करने के ख्याल से घबराकर मैंने दुबे जी को मनाने की नाकाम कोशिश की और आखिर कई बरस बाद 1992 के आसपास खुद उसे करने की हिम्मत या कह सकते हैं हमाकत कर बैठा। 70 अदाकारों, लाइट वालों, साउंड वालों पर 6 महीने चिल्लाने के बाद पहली रात मेरी आवाज़ ऐसी बैठी कि हफ्ते भर उठ ना पाई और मेरी सारी उम्मीदें कि यह नाटक सबके छक्के छुड़ा देगा अगली सुबह धुआं हो गई जब नाकदीन ने चिल्ला कर हमारे पुर्जे उड़ाने शुरू किए। शेक्सपियर का खून। नाटक में मैंने जो तब्दीलियां की थीं उससे अवाम और नाकदीन उतने दुखी हुए कि लगा विलियम शेक्सपियर की पूजा उनके अपने मुल्क से ज़्यादा भारत में होती है। अंग्रेज़ों के रचे इस तहजीबी साजिश की बू ना सूंघ पाना मुश्किल है। इस नाटक को बेहद चाहने के बावजूद मुझे इसमें कुछ खामियां लगी थी। इसके 2 पार्ट अलग लोगों के लिखे लगते हैं। पहला पार्ट तेज़ रफ्तार और बेहद दिलचस्प है, लेकिन सीजर्स के कत्ल के बाद वो दूसरा ही नाटक बन जाता है। सीजर के कातिलों का नाम तक नहीं लिया जाता। ब्रूटस और किशस के अलावा सबके सब मुंतकिल हो जाते हैं और दूसरे किरदार उनकी जगह ले लेते हैं जिनको ना आप जानते हैं ना उनकी परवाह है। सारे साजिश करने वालों को उनका सिला मिलना चाहिए, मैंने सोचा। लिहाजा मैं हज़रत क़िबला वली अहम शेक्सपियर के नूरानी कलाम को बदलने का अजीम गुनाह कर बैठा। बड़ा एतराज़ हुआ जो शायद तब ना होता अगर मैंने एक लफ्ज़ ना बदला होता। पेशकश की सबसे बड़ी खामी दरअसल अदाकारों के बोलने का अंदाज था। मैं एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, मगर मेरे होश उड़ गए। धर्मद्रोह,
धर्मद्रोह के इल्ज़ामों से जो हम पर कई स्कूल टीचरों ने लगाए, उनके स्कूल के बच्चों को भी हम बतौर नाजरीन खो बैठे। सबक मिला कि हम हिंदुस्तानी खुदा तराशी के किस कदर आदी हैं, जिनकी हम बिन सोचे इबादत करते हैं, उनकी शान में ज़रा सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये बात आज 21वीं सदी में पूरी तरह सच साबित हो रही है। आवाज़ बैठ जाने के अजाब से अब तक मैं आजिज़ आ चुका था। लगने लगा कि यह मर्ज मुझे ले डूबेगा। ब्रूटस का किरदार करने के अलावा 70 लोगों का यह नाटक तैयार करके इसकी ऐसी ख़राब हालत होते देखना बहुत भारी पड़ा। नाकामी हज़म करने के साथ साथ दूसरे शो के बाद मुझे बैठी हुई आवाज़ के इलाज के लिए स्टेरॉइड लेने पड़े। सेंट एंसेलम में लेयर करने के बाद मेरी आवाज़ को खुलने में कई दिन लगे थे। फिर अलीगढ़ में द चेयर्स और एनएसडी में चौक सर्कल और हर दूसरे नाटक के ख़त्म होते होते मेरी आवाज़ फुसफुसाने लगती। मंथन और जुनून दोनों में काफ़ी चिल्लाना था, तो उनकी शूटिंग और डबिंग के दौरान बड़ी परेशानी हुई। हम दिल्ली हार गए वाले सीन में मेरी आवाज़ की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन सबको लगा कि क्या एक्टिंग है, जंग से थका हारा लौटा है। आवाज़ यूं बिगड़ने की वजह या उसका इलाज ना बता सका था कोई। सब यही कहते थे, सिगरेट छोड़ दो, गोया ये कोई जादुई नुस्खा हो। दुबे जी की नसीहत थी कि ज़िंदगी में बढ़ चढ़ कर ना बोलो, नॉर्मल रहा करो, अपनी आवाज़ का सही सुर ढूंढने की कोशिश करो। शो के अल्फाज संगीत हैं, उनसे सुर मिलाना पड़ता है। जुमले को कैसे तोड़ा गया है, इस पर ध्यान दो, सही सुर लगेगा। डॉन यॉन में कई सांस फुला देने वाले मुकालमे थे और उसे तैयार करते हुए पुराने प्रेत फिर जाग उठे। मंच पर ऊंची आवाज़ से दर्शकों पर रोब जमाने के लिए मुझे आवाज़ पर ज़्यादा जोर देने की आदत पड़ गई थी, जिससे पीछा छुड़ाना था। दुबे जी ने कहा, अल्फाजों की मांग के मुताबिक अल्फाजों का उतार चढ़ाव रखो। ज़रूरी यही है कि जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हें सुन सके, और तुम सारे दर्शकों से बात कर रहे हो। वो ये भी कहते रहे कि शायद मुझे सांस लेने की कुछ परेशानी है। बाद में राज खुला कि यही थी उस मसले की जड़। और फिर एक दिन जूलियस सीजर के दौरान मेरी मुलाकात डॉक्टर राजकुमार नाम के उस फरिश्ते से हुई, जिसने आखिरकार तदबीर बनाकर मेरी मदद की। तब तक मुझे ख्याल भी नहीं आया था कि सांस लेना भी सीखना पड़ता है। किसी गैर दुनियावी ताकत के वजूद पर मुझे शक रहा है, पर दिल से निकली दुआ की कुव्वत पर मेरा पूरा यकीन है। दुआ से मेरी मुराद गिड़गिड़ा कर मांगने से नहीं, बल्कि मस्बत ताकत फैलाने से है। उसी ताकत का लौटकर आपके पास आना दुआएं कबूल होना होता है। डॉक्टर राजकुमार मेरी दुआओं का सिला बन के आए, शुक्रिया का भी इंतज़ार नहीं किया और बगैर कोई निशान छोड़े धुएं की तरह खो गए। सीजर के एक शो में मेरी बैठी हुई आवाज़ सुनकर उस डॉक्टर ने ग्रीन रूम में आकर अपना तारुफ कराया और मुझे आगाह किया कि अगर गले की यही हालत रही तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी।
मेरे मर्ज का इलाज उन्हें मालूम था और अगली सुबह ठीक 7 बजे मेरे घर पर फीस का कतई जिक्र किए बिना मुझे सही तरीके से सांस लेने का मशक कराना शुरू किया। 6 महीने तक हर दूसरे दिन झिल्ली की मदद से सांस लेने की तकनीक जिस सब्र से वो समझाते, मुझे लगता मेरी आवाज़ की उन्हें उतनी ही फिक्र है जितनी मुझे। सांस छोड़ने तक गले को राहत देने का ये रियाज मैं अब भी करता हूँ। एनएसडी में अदाकारी की उस्तानी अपने भारी दरमियानी पट को जोर जोर से थपथपा का जब दोहराती, यहाँ से बोलो, यहाँ से, मैं और भी गड़बड़ा जाता कि पेट से कैसे बोला जा सकता है। खुद सिंगर होने पर भी उन बेचारी भटकी आत्मा के मुंह से कभी सांस या स्वर तंत्र या झिल्ली अल्फाज मैंने नहीं सुने। गालिबन वो उन किस्मत वालों में से थीं जिनको कभी मेरे जैसी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। मैं कई ऐसे अदाकारों को जानता हूँ जिन्हें कुदरती तौर पर आवाज़ का इस्तेमाल आता है, लेकिन मुझे सीखना पड़ा। बेसुरा होने की जो हमेशा मेरी तकलीफ थी, उससे भी निजात डॉक्टर राजकुमार ने दिलाई, ये समझाकर कि हर आवाज़ फितरतन सुरीली होती है अगर जिस्मानी खराबी ना हो। ध्वनि तंत्र किसी भी तरह की आवाज़ निकालने के काबिल होता है। माना कि बांसुरी की आवाज़ बिगुल जैसी नहीं, मगर बांसुरी में कम या बिगुल में ज़्यादा जोर है, ऐसा नहीं। दोनों आवाज़ें उनकी फितरत के मुवाफिक हैं। हम सब गाने की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं, जिसे बड़े होने पर हम में से ज़्यादातर खो देते हैं, मगर वो वापस पाई जा सकती है। ऐसी कोई आवाज़ है ही नहीं जो फितरत ने बेसुरी बनाई हो। इंसान अक्सर इसका बेसुरा इस्तेमाल करता है। हारमोनियम पर बुनियादी सुरों का रियाज करते हुए अपनी आवाज़ को जब गौर से सुनना शुरू किया मैंने, तो तकनीक कुछ कुछ समझ में आने लगी। अब एनएसडी के उन बेचारे गायकी के उस्ताद का शिकस्त खाया चेहरा मेरी आंखों के सामने मंडलाने लगा। शायद वो खुशी से बेहाल हो जाते अगर टेलीपैथी से उन तक पहुंचकर बता सकता कि अब कम से कम जब बेसुरा गाता हूं तो पता चल जाता है मुझे, और हाथ पैर मारकर सही सुर ढूंढ भी लेता हूं। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि छींक या जमाई आते वक्त जो आसान आवाज़ होती है उसे सुनना चाहिए। वही आपकी आवाज़ का सही सुर है। आवाज़ बैठ जाने पर लोग खंखारते हैं, जो गलत है। खंखारने से गला साफ नहीं होता, बल्कि स्वर तंत्र आपस में टकराते हैं, जिससे आवाज़ को और नुकसान पहुंचता है। उस वक्त स्वर तंत्र को ज़रूरत होती है मालिश की, और वो काम सांसें ही कर सकती हैं। अदाकारी की 5 साल की पढ़ाई के दौरान किसी ने भी ये बातें नहीं बताई थी। आवाज़ आखिर सांस ही तो है, और जो कड़कड़ाती आवाज़ लगातार पैदा करने का मुझे शौक़ था, उसके लिए फेफड़ों में सांस होनी चाहिए। मगर मंच पर मुंह खोलते ही ज़बरदस्त असर छोड़ने की चाह में पहले कुछ अल्फाज में ही मेरी सांस निकल जाती। फेफड़ों की हवा ख़त्म होते ही जिस्म के मुआविद प्रणाली बची खुची सांसों से बोलने में मदद करती, मगर कभी कभी तो बची खुची सांसें भी ना रहती और बोलते रहना फिर भी पड़ता। बिना सांस की आवाज़ बेसुरी होती है।
ये सीखा मैंने, स्वर तंत्र में कंपन जगाकर सांस आवाज में तब्दील होती है। सांस छोड़ते वक्त उस पर काबू रखने का रियाज करना पड़ता है। ये मुझे मालूम ही नहीं था। मुआविन प्रणाली भी जब सांस के बिना देर या सवेर हार मान जाए तो बोलते वक्त स्वर तंत्र पर इतना जोर पड़ता है कि वो सूझ कर हवा के बहाव को रोकने लगता है और आवाज़ भौंडी हो जाती है। आवाज़ बैठ जाना इसी को कहते हैं। जब ऐसा होता है तो एक्टर जोर लगाकर अपनी हालत और बिगाड़ता है। कभी कभी पसलियों में जो गुर्दों के आसपास तेज दर्द की लहर सी उठती है, उन सारे खतरे की घंटियों के बावजूद मुझे समझने में इतने दिन लगे कि मैं मंच पर सांस गलत तरीके से ले रहा था। डॉक्टर राजकुमार ने पहले ही दिन उस मसले की जड़ पकड़ ली। उनके साथ 6 महीने रियाज करने के बाद अब बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मंच पर फिर कभी मेरी आवाज़ नहीं बैठी। इस बचाव का अमल करने के बाद डॉक्टर राजकुमार ने मुझसे वादा किया, इस बचाव का अमल करने के बाद डॉक्टर राजकुमार ने मुझसे वादा लिया कि अपने तई रियाज करता रहूँगा और मेरी ज़िंदगी से गायब हो गए, एक फ़ोन नंबर छोड़कर। उस फ़ोन नंबर पर मैं उनसे कभी राब्ता नहीं कर पाया। 5-1 साल बाद बोस्टन के एक थिएटर में महात्मा गांधी का रोल कर रहा था। शो के बाद अचानक डॉक्टर राजकुमार नाजिल हुए। आवाज़ के इस्तेमाल पर मुबारक हो, एक दूसरा फ़ोन नंबर दिया। उस नंबर पर भी मैं उनसे कभी राब्ता नहीं कर पाया। हम इंसानों को शायद करम फरमा रिश्तों के तौर तरीकों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर राजकुमार, आप जहां भी हों, आप तक मेरी दुआ और सलाम पहुंचे। कई सालों बाद, बल्कि त्रिदेव तक मुझे रंगकर्मी और संजीदा फिल्म वाला ही माना गया, जो गलत नहीं था। लेकिन दोनों से आमदनी पिद्दी का शोरबा थी। घर में चूल्हा जलता रखा था तो उन फिल्मों ने, जिन्हें शायद गैर संजीदा कहना चाहिए, जो खुशकिस्मती से किसी ने नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने मेरे बैंक खाते को चलता रखा। मेरी 1000 कोशिशें कि एक वक्त एक ही फिल्म करूं, नाकाम रहीं। स्टार ना होने की वजह से ऐसी शर्तें दूसरों के लिए काबिल कबूल और अपने लिए मुनासिब नहीं होती। इतना ज़रूर कर पाया कि फिर कभी एक दिन में 2 पारियां नहीं की और फिल्म दर फिल्म एक ही तरह की अदाकारी में नहीं फंसा। कुदरत ने इसमें मेरी ज़बरदस्त मदद की। नायक, खलनायक या किसी भी हैसियत में बॉक्स ऑफिस पर मुझे एक भी हिट ना बख्शकर फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी दड़बे में सही नहीं बैठ रहा था। लिहाजा मुझे ऐसा काम मिलता रहा जो कोई और या तो करना नहीं चाहता था या कर नहीं सकता था। काम मुझे इसलिए नहीं मिल रहा था कि मेरे नाम से फिल्में बिकती थीं या पूरा मुल्क बेसब्री से मेरे इंतज़ार में था, बल्कि इसलिए कि स्टोरी पिक्चर ही में सही मैं काम ठीक ठाक ही कर लेता था। बकौल अपने अहम तरीन दर्शकों
स्टॉल के दर्शकों, हिंदी फिल्मों की 3 किस्में होती हैं: स्टोरी पिक्चर, फाइटिंग पिक्चर और फैमिली पिक्चर। फाइटिंग पिक्चरें तो शुरू में मैंने नहीं की, लेकिन दूसरी दोनों तरह की फिल्में मुझे भरपेट मिली। बॉक्स ऑफिस ना फोड़ पाने के बावजूद मुझे काम मिलता रहा, और खुशकिस्मती ये है कि अपनी फिल्मों के अगले हफ्ते की वसूली को लेकर नींद कभी नहीं गंवानी पड़ी, न कभी सर खपाना पड़ा कि इस फिल्म के बाद अपना भाव कितना बढ़ाऊं। ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मेरे बैंक खाते में कई सिफर और जुड़ जाते तो अल्फांसो या आइसक्रीम की लज्जत बढ़ जाती क्या? मुझे हमेशा उतना ही पैसा कमाने की तमन्ना थी जितने की तब दरकार हो, और वैसा ही रहा। स्टारडम पाने वालों को जो दबाव झेलने पड़ते हैं, उनसे मुझे बचाकर कुदरत ने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया। अलावा इसके स्टार ना होने की वजह से मैं उन तमाम शगल से जुड़ा रह सका जो मुझे वाकई अजीज़ हैं। ऐसे नाटक या फिल्म का हिस्सा होना जिनसे अपनापन लगे, नौजवान अदाकारों के काम में उनकी रहनुमाई करना, टेनिस या क्रिकेट खेलना या टीवी पर देखना, अपनी औलाद की खुशियों का लुत्फ़ उठाना, फिल्में या नाटक देखना, या एक सिरे से कुछ भी नहीं करना। हालात ऐसे बन गए थे कि उस दौर में महज पैसों के लिए कोई फिल्म करने की ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ी। मैंने वही फिल्में की जो मैं करना चाहता था। वैसे अक्सर कुछ दिनों की शूटिंग के बाद अपने आप को कोसता ज़रूर कि ये फिल्म मैंने क्यों ले ली। ऐसी फिल्मों की नाकारा स्क्रिप्ट को सुधारने की मेरी बेकार कोशिशों की वजह से लोग, हालांकि मुझे नकचढ़ा और खरदिमाग समझने लगे, मैंने उसकी फिक्र नहीं की, क्योंकि अपनी शुरू की कुछ फिल्मों में बुरा काम करने के लिए सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं हूँ, यह मालूम था। हिंदी फिल्मों के चाशनी जैसे मुकालमे और मसनूई जज्बात सिर्फ 2 हज़रात काबिल यकीन बना सके हैं, और वो हैं दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। और उनके तो आसपास भी मेरी गिनती नहीं थी। मसाला फिल्मों में असरदार एक्टिंग करने के लिए ख़ास किस्म की जहनियत, उन फिल्मों से लगाव और उनमें अटूट भरोसा चाहिए, जो तीनों मेरे पास नहीं थे। और वैसे भी ऊंचे दर्जे की फिल्में मुझे मिल नहीं रही थीं। कैमरे की तरफ मुखातिब होकर मुझे भाव दिखाने को कहा जाता तो मेरा इनकार सनकीपन लगता। एक निर्देशक तो झुंझलाकर मुझसे बोले, नसीर जी, ये कला फिल्म नहीं है, यहाँ आपको एक्टिंग करनी है। कभी कभी जो घटिया मुकालमे मिलते उनको दोबारा लिखना पड़ता, और कभी ऐसे डायरेक्टरों से पाला पड़ता जो हाँ की जगह बोलना भी गवारा नहीं करते। झूठी भावुकता से भरे गैर ज़रूरी सीन मुझे करने पड़ते, सिर्फ इसलिए कि सबका ख्याल था कि मैं उनमें रोला काट दूंगा, और बाद में जाहिर है वो फिल्म से कट जाते। ये कड़वा सच तो अब तक हजम हो चुका है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए मैं माकूल नहीं हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगातार उसमें काम मिलता रहा, सो मैं फ़ायदा उठाता रहा। हालांकि श्री राम लागू और नीलू फुले जैसे महान रंगकर्मियों की मिसाल मेरे सामने थी, जो अफसोस
मुस्तकबिल में ऐसी फिल्मों के ज़रिए जाने जाएंगे जो कतई उनके लायक नहीं थी। उनकी ये त्रासदी मुझे रास्ता दिखाती रही कि किस तरह के किरदारों से मुझे दामन बचाना चाहिए। हॉलीवुड और बम्बई दोनों में हमेशा थिएटर के मुअज़्ज़िज़ धुरंधरों को जो किरदार दिए जाते हैं वो मुझे करने नहीं थे। इसलिए मैंने ऐसी फिल्में चुनने की कोशिश की जिन्हें करके मज़ा आए। वैसे मेरी हालत डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ की बनिस्बत कुछ बेहतर थी कि सिर्फ पैसे के लिए काम करने की मजबूरी नहीं थी मुझे। मैंने सोचा कि मेरी कुछ फिल्में तो यादगार होंगी ही, लेकिन ये खुशफहमी फुस हो गई जब याद आया कि ये दोनों भी आला संजीदा मराठी फिल्में कर चुके थे, पर सारा मुल्क उनको ऐसे सतही किरदारों के रूप में ही जानता था जो उन्हें मजबूरन हिंदी फिल्मों में करने पड़े। थिएटर से नावाकिफ लोग ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मंच पर इन दो अजीम कलाकारों ने क्या कुछ किया है। खुशनसीबी से काम की तलाश में मैं सही वक्त पर सही जगह था। दूसरे किस्म के सिनेमा से मेरा बेड़ा पार लगा। फिल्में तब बहुत बन रही थी और उनमें काम करने के ऑफ़र भी ढेरों आ रहे थे। ये फिल्में तब बहुत बन रही थी और उनमें काम करने के ऑफ़र भी ढेरों आ रहे थे मेरे पास। तो मैंने अपने आप को शूटिंग में दिन रात मशगूल पाया। लगता था दोनों जहां की नेमतें मिल गई मुझे और दोनों में मैं अपनी पहचान बनाने का लगता था दोनों जहां की नेमतें मिल गई मुझे और दोनों में अपनी पहचान बनाने का मौका भी। मेन स्ट्रीम की फिल्मों में भी किस्मत आजमाना जारी रखा। हर्ज क्या था, मैंने सोचा उनसे आई आमदनी बुरी तो नहीं लगती और कब तक उनमें मैं नाकाम रहता। लगने लगा कि सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है और इस हालत का बिगड़ना मुश्किल है। लेकिन मुझे पड़ी लकड़ी उठाने की आदत जो है, अगले कदम पर ही सब कुछ मलिया मेट होते होते बचा। अगले कदम पर सब कुछ मलिया मेट होते होते बचा। तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त का 25वां बाब, चैप्टर 25। कल फिर आऊँगा और आपको इस खुद नविश्त का आखिरी हिस्सा सुनाऊंगा। अब कहानी ख़त्म शुद्ध करीब आ पहुंची है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।